मैं राज बहादुर यादव रिजल्ट मित्रा के वनडे प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी तक आप पढ़ रहे थे रिजल्ट मित्रा के जो सिविल सर्विसेज का प्लेटफॉर्म है उस पे हिंदी। अब लेकिन आज से आपको हिंदी का वनडे प्लेटफॉर्म पे भी क्लास मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। और सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे किस एग्जाम के लिए, जैसा कि आपको पीछे दिख रहा होगा यूपी कांस्टेबल री एग्जाम 2024, जो आपका यूपी पुलिस का पेपर कैंसिल हुआ है, जिसकी संभावित डेट जून में है। उस एग्जाम के लिए हम लोग तैयारी करना आज से शुरू कर रहे हैं। और इसमें जो तैयारी होगी हमारी बच्चों, वो क्वेश्चन के माध्यम से होगी। किसके माध्यम से होगी? क्वेश्चन के माध्यम से होगी। और उसी क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम कॉन्सेप्ट भी बताते चलेंगे। तो दोनों चीजें आपकी साथ साथ हो जाएंगी। आप क्वेश्चन भी हल करते चलोगे और कॉन्सेप्ट भी सीखते चलेंगे मेरे प्यारे दोस्त। तो बिना देर किए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो यूपी का पुलिस का एग्जाम होता है, ये कहने को तो इंटर पास और हाई स्कूल पास का एग्जाम है, लेकिन इसके क्वेश्चन बहुत ही स्तरीय पूछे गए हैं इस बार। जिन बच्चों ने पेपर दिया होगा उन्होंने देखा होगा कि हिंदी का पेपर का स्तर बहुत अच्छा था। तो मेरे प्यारे बच्चों, उस स्तर के साथ हम लोग कहीं से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो स्तर हमारा ऊंचा होना चाहिए। भले वो क्वालिटी उनकी निम्न आ जाए, क्वेश्चन उनके सरल आ जाए, तो हम आसानी से कर ले जाएंगे। लेकिन अगर हम सरल पढ़े हुए हैं, कठिन क्वेश्चन आ जाएंगे, तो वहां हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी का हम लोग आज देखेंगे सिलेबस और हिंदी में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, जो आपका एग्जाम होता है यूपीपी का, उसमें जो हिंदी का सेगमेंट है, इसके क्वेश्चन कभी कभी आपसे 38 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और कभी कभी इसमें 37 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये मान के चलो मेरे दोस्त, या तो आपका 38 क्वेश्चन होगा या तो आपके इस पेपर में 37 क्वेश्चन होगा। तो इस 38 और 37 क्वेश्चन को कितने दिन में हम लोग कवर कर ले जाएं कि हमारा काम हो जाएगा? तो यही देख लो भैया, जितने प्रश्न हैं लगभग उतने ही दिन हमें चाहिए। कितना दिन चाहिए? तो जितने प्रश्न होंगे आपके मेरे बच्चे, उतने ही दिन हमको चाहिए। अगर उतने दिन आपको मिल जा रहे हैं तो आपकी तैयारी एकदम धारदार हो जाएगी। किसी भी चीज को काट सकते हो, तो उसी तरह से एग्जाम में आप सफल होके आओगे। तो मिनिमम आपको जो पढ़ना है, कितने लेक्चर पढ़ना है मेरे बच्चे? 35 लेक्चर अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। अब 37 से 38 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां कौन कौन से सेगमेंट पूछे जाते हैं भाई? किस किस सेगमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्त, आप इसको जब हम कैटेगराइज करेंगे तो इसे 4 भागों में बांटेंगे। एक भाग आपका किसका होगा? व्याकरण का होगा। किसका होगा भाई? एक भाग हमारा व्याकरण का होगा। दूसरा भाग हमारा किसका होगा? साहित्य का होगा। तीसरा भाग हमारा किसका होगा? भाषा का होगा। और चौथा भाग किसका होगा? तो आप बताएंगे काव्य शास्त्र। इन 4 भागों में हम हिंदी को बांटकर पढ़ेंगे। और इसमें से जो सेगमेंट आपको दिख रहे हैं, जो भाग दिख रहे हैं, किसी भाग से ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में प्रश्न ना आता हो। साहित्य से भी आपके 3 से 4 प्रश्न आ जाते हैं। आपके भाषा से 2 से 3 प्रश्न आ जाते हैं। काव्य शास्त्र से 3 से 4 प्रश्न आ जाते हैं। अगर हम इसके मिनिमम को लेके चलेंगे तो साहित्य से हम 3 प्रश्न की बात कर लेते हैं, भाषा से 2 प्रश्न की बात कर लेते हैं और काव्यशास्त्र से 3 प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 3 3 6 2 8
8 प्रश्न आपके इस 3 सेगमेंट से आते हैं। बाकी जो कि प्रश्न होते हैं 29 या 30 प्रश्न, वो किस सेगमेंट से होता है? आपका व्याकरण से होता है मेरे दोस्त। किस सेगमेंट से? व्याकरण से होता है। तो इसका मतलब है कि भैया हमें व्याकरण को अच्छे से पढ़ना है। किसको अच्छे से पढ़ना है? व्याकरण को अच्छे से पढ़ना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम साहित्य को छोड़ देंगे। भाई संपूर्ण तैयारी हमारी तभी मानी जाएगी जब हम चारों सेगमेंट को अच्छे से पढ़े रहेंगे और चाहे जहां से वो प्रश्न बढ़ाएं या घटाएं हम उसको कर ले जाएं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं पार्टों को हम एक एक क्रम से इसमें क्या क्या पूछा जाता है उसको दिखाने का प्रयास करेंगे आपको। तो सबसे पहले हम चौथे नंबर से शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे भाई? चौथे नंबर से शुरू करेंगे। हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे काव्य शास्त्र की। किसकी चर्चा करेंगे भाई? चौथा नंबर आपका क्या है? काव्य शास्त्र है। अब इस काव्य शास्त्र पॉइंट से, काव्य शास्त्र का जो टॉपिक होगा, इससे कौन कौन से आपके सेगमेंट से प्रश्न बनते हैं मेरे बच्चों? किस किस सेगमेंट से यहाँ पे प्रश्न बनते हैं और कौन कौन सा टॉपिक यहाँ आता है? तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे काव्य शास्त्र में आपसे जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा क्या? एक तो आपका रस पूछा जाता है, रस एवं उसके भेद, रस एवं उसके भेद। दूसरा अलंकार और उनके भेद। छंद तथा छंद का विधान, छंद तथा छंद का विधान। इन तीनों टॉपिक से आपके एग्जाम में एक एक प्रश्न तो अवश्य रहेगा ही रहेगा। इसके अतिरिक्त कभी कभी अलंकार से 2 प्रश्न दे देता है, कभी कभी रस से 2 प्रश्न दे देता है, कभी कभी छंद से 2 प्रश्न देता है। इसलिए एवरेज में हमने आपको कितना बताया था? 4 प्रश्न मैक्सिमम की बात कर दिया था भाई। तो 4 प्रश्न आपको कहां से मिल जाएगा? रस, छंद, अलंकार से मिल जाएगा। दूसरे पॉइंट पे आपने देखा है, दूसरा पॉइंट क्या था आपका? भाषा था। क्या था मेरे बच्चे? भाषा। ये तीसरा पॉइंट, आप भाषा विज्ञान की बात करते हैं जब, तो भाषा विज्ञान के अंतर्गत आपका क्या क्या आता है? एक तो आपका भाषा मिल जाएगा, दूसरा आपका क्या मिल जाएगी? बोली मिल जाएगी। तीसरे नंबर पे बोलियों का क्षेत्र मिल जाएगा, बोलियों का क्षेत्र। तो इन तीनों से भी आपके एग्जाम में एक एक प्रश्न बनता है भाई। जैसे भाषा के विषय में पूछ लिया, भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा कितने प्रकार की होती है? तो मेरे बच्चों का आंसर वहां पर होगा 3 प्रकार की होती है। एक आपकी मौखिक भाषा है, दूसरी आपकी कौन सी भाषा है? तो आप बताएंगे लिखित भाषा है। तीसरी भाषा कौन सी है? तो आप बताएंगे सांकेतिक भाषा है। कौन सी भाषा है मेरे बच्चे? सांकेतिक भाषा है। ये तो भाषा के 3 रूप मिल गए। अगर हम मौखिक भाषा की जब चर्चा करते हैं, मौखिक भाषा, तो मौखिक शब्द जो बना हुआ है किससे बना हुआ है? एक शब्द यहाँ पे मुख है, दूसरा आपका इक प्रत्यय है। मुख में इक प्रत्यय लगने से किस शब्द की रचना हुई है मेरे बच्चे? तो आप बताएंगे मौखिक शब्द की रचना हुई है। किस शब्द की रचना हुई है? मौखिक शब्द की रचना हुई है। तो यहां ध्यान से देखो भाई, जो हम मुख से बोल रहे हैं आपके कानों तक पहुंच रहा है,
आप वहां से बोल रहे हैं, हमारे कानों तक पहुंच रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। मोबाइल क्रांति का नाम आप लोगों ने सुना होगा भाई। तो इस मोबाइल में आप जो वॉइस कॉल करते हैं वो किस भाषा का उदाहरण है, तो इसी मौखिक भाषा का उदाहरण है। दूसरे नंबर पे लिखित लिखा गया है, तो ये लिखित शब्द किससे बना है, एक शब्द यहाँ पे लेख है, लेख के साथ कौन सा प्रत्यय है, इत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है भाई, इत प्रत्यय है। लेख में इत प्रत्यय जुड़ने से लिखित शब्द का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है, लिखित शब्द का निर्माण हुआ है। तो भाई आप एसएमएस मोबाइल पे टाइप करते हो और आपका साथी एसएमएस के द्वारा जवाब देता है, तो किस भाषा के उदाहरण में आएगा, किस भाषा के उदाहरण में आएगा, तो आप बताएंगे लिखित भाषा के उदाहरण में आएगा। तीसरी भाषा आपकी कौन सी लिखी गई है बोर्ड पे भाई, सांकेतिक भाषा। संकेत शब्द में क्या जुड़ा है, तो आप बताएंगे इक प्रत्यय जुड़ा है। संकेत में एक प्रत्यय जुड़ के क्या बना भाई, सांकेतिक बना है। किस भाषा की बात कर रहे हैं भाई, हम संकेत वाली भाषा की बात कर रहे हैं। ये ऐसे ऐसे करते हो, मेरे पास आ जाओ, बच्चों को बुलाते हो, आजा आजा, बुलाते हैं ना, बुलाते हैं ना, या ऐसे ऐसे इशारा कर दिए अपने दोस्त को, चले जाओ नहीं तो आज मार खाओगे। तो भाई एक क्या है, संकेत है। लेकिन आपके मोबाइल में एक चीज आप लोगों ने देखा होगा, कभी रोने की इमोजी भेजते हो, कभी हंसने की इमोजी भेजते हो। हंसने की इमोजी भेजते हो तो सामने वाला भी हंसने की इमोजी भेज दिया, तो भैया किस भाषा का उदाहरण है, तो सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। इसी तरह से आपको कॉन्सेप्ट भी मिलता जाएगा क्वेश्चन के माध्यम से मेरे दोस्त। क्वेश्चन के माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट भी देते चलेंगे, आपकी तैयारी को एकदम धारदार कर देंगे। बस ईमानदारी से आप अपने साथियों को अपने साथ जोड़ के रखो और जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर हो सकता है शेयर करो मेरे बच्चों। जितना शेयर करोगे उतनी एनर्जी के साथ टीचर आपका पढ़ाएगा आपके साथ। चलिए 2 पॉइंट आपके कवर हुए यहां पे। एक तो आपका कौन सा कवर हो गया भाई, काव्य शास्त्र का। दूसरा आपका क्या हो गया, भाषा विज्ञान का। हम तीसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं, साहित्यिक में। किसकी बात करते हैं भाई, साहित्य की बात करते हैं। अब साहित्यकार में क्या क्या आपसे पूछा जाता है इस साहित्य से संबंधित। तो सबसे पहले पॉइंट पे एक प्रश्न बनता है, रचनाकार एवं रचना। रचनाकार एवं रचना की हम बात करते हैं। कौन सी रचना किसकी है, ये आपसे पूछा जाता है। दूसरा, इस साहित्य से आपका पुरस्कार पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है मेरे बच्चे, पुरस्कार पूछा जाता है। अब पुरस्कार में कौन कौन से पुरस्कार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो हिंदी का जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है मेरे दोस्तों वो है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके अतिरिक्त और कौन सा पुरस्कार पूछा जाता है आपसे, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा जाता है। और क्या पूछा जाता है, तो आप बताएंगे व्यास सम्मान पूछा जाता है। और क्या पूछा जाता है, तो आप बताएंगे सरस्वती सम्मान पूछा जाता है। और क्या पूछा जाता है, तो आप बताएंगे मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। और क्या पूछा जाता है, तो आप बताएंगे सोवियत लैंड पुरस्कार। सोवियत लैंड पुरस्कार। अब यहां रचनाकार में आपका एक काव्य से भी प्रश्न बनता है
और यहाँ पे आपके गद्य से भी प्रश्न बनता है। गद्य में आपका नाटक भी पूछ सकता है, आपसे उपन्यास भी पूछ सकता है, आपसे कहानी भी पूछ सकता है, आपसे रिपोर्टाज भी पूछ सकता है, आपसे आलोचना भी पूछ सकता है, आपसे संस्मरण भी पूछ सकता है, आपसे निबंध भी पूछ सकता है। इन सारे सेगमेंटों से आपके क्वेश्चन बनते हैं मेरे बच्चों। तो साहित्य में आपको इतनी चीजों को पढ़ना और देखना है मेरे बच्चों। इसके बाद हम लोगों का नंबर आता है किसका भाई? व्याकरण का। किसका नंबर आता है? तो व्याकरण का नंबर आता है। ये आपका कौन सा पॉइंट था? तो आप बताएंगे हमारा तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे था। तो अब पहले नंबर पे आपने क्या देखा है भाई? व्याकरण देखा है। क्या देखा मेरे दोस्त? तो व्याकरण की चर्चा आपने पहले नंबर पे किया है। तो इस व्याकरण के अगर हम भाग या विभाग की बात करते हैं, तो व्याकरण के भाग की अगर हम बात करते हैं तो व्याकरण के कितने भाग होते हैं? तो आप बताएंगे व्याकरण के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं भाई? तो व्याकरण के 4 भाग होते हैं। एक आपका वर्ण विभाग या वर्ण विभाग विचार है, पहला भाग वर्ण विभाग। दूसरा विभाग आपका कौन सा है मेरे बच्चों? तो आप बताएंगे शब्द विभाग है। तीसरा विभाग आपका कौन सा है? तो आप बताएंगे पद विभाग है। और चौथा विभाग कौन सा है? तो आप बताएंगे वाक्य विभाग है। आपके व्याकरण को इन 4 भागों में बांटा गया है। तो व्याकरण के कितने भाग होते हैं? तो आपके 4 भाग होते हैं मेरे दोस्त। आप एक को बताएंगे वर्ण विभाग, दूसरे को बताएंगे शब्द विभाग, तीसरे को पद विभाग और चौथे को वाक्य विभाग। अब हम वर्ण विभाग के अंतर्गत किसकी किसकी चर्चा करते हैं, किसकी किसकी बात करते हैं? तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट की बात करेंगे। एक तो हम वर्ण की बात करेंगे और दूसरा किसकी बात करेंगे? संधि की बात करते हैं। संधि में हम लोग किन किन संधियों को देखेंगे? तो आप बताएंगे संधि में हम 3 संधि देखते हैं। एक को हम कहते हैं स्वर संधि, दूसरे को हम कहते हैं व्यंजन संधि, तीसरे को हम कहते हैं विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 प्रकार की आपकी संधियां हैं। इनकी चर्चा हम करेंगे। अब यहां जो वर्णमाला है, कौन सा भाई टॉपिक? वर्णमाला टॉपिक जो है, इस वर्णमाला टॉपिक में हम किसका किसका अध्ययन करने वाले हैं? तो वर्णमाला के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं मेरे बच्चों? तो पहली चीज तो आप याद रखिएगा, हम वर्ण का अध्ययन करेंगे। वर्ण के अंतर्गत हमारा क्या क्या आता है? तो आप बताएंगे वर्ण के अंतर्गत स्वर आता है और व्यंजन आता है। अब दूसरे पॉइंट पे व्यंजन आया है भाई। व्यंजन के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे? तो आप बताएंगे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन का हम अध्ययन करेंगे। इन स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन से किसका निर्धारण होता है? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे अल्प प्राण। और किसका निर्धारण होता है? तो आपका आंसर होगा महाप्राण। और किसका निर्धारण किया जाता है? तो आप बताएंगे अघोष का निर्धारण। और किसका निर्धारण? तो आपका आंसर होगा मेरे बच्चों सघोष का निर्धारण। ये किससे किया जाता है? तो इसी स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन से। इसके अतिरिक्त
हम लोग इस वर्णमाला में और क्या पढ़ेंगे? अनुस्वार पढ़ेंगे, अनुनासिक पढ़ेंगे और विसर्ग पढ़ेंगे। ये तो आपके मूल पॉइंट हैं। अब इसके अंतर्गत भी बहुत सारे टॉपिक बनते हैं बेटा, उन टॉपिकों को हम इसी वर्ण विभाग के अंतर्गत पढ़ेंगे। दूसरा विभाग आपका कौन सा विभाग है मेरे बच्चों? तो शब्द विभाग है। किसकी बात कर रहे हैं भाई? शब्द विभाग की बात कर रहे हैं। तो अगर हम शब्द विभाग की आपसे बात करें तो शब्द विभाग में कौन कौन से शब्द आते हैं? तो यहां पे याद रखिएगा भैया, हम पहले तो सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द की बात करते हैं। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, इसके अतिरिक्त विकारी शब्द, अविकारी शब्द का अध्ययन करेंगे। और किसका अध्ययन करेंगे? तो आप बताएंगे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, और योग रूढ़ शब्द का अध्ययन करेंगे। और किसका अध्ययन करेंगे यहां पे? तो देशज शब्द, विदेशज शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और संकर शब्द का अध्ययन। इसके अतिरिक्त हम और किसका अध्ययन करते हैं इस वर्णमाला में? तो आप बताएंगे उपसर्ग का अध्ययन, प्रत्यय का अध्ययन, विलोम का अध्ययन, विलोम शब्द जिसे विपरीतार्थक कहते हो, पर्यायवाची, समश्रुत भिन्नार्थक, समश्रुत भिन्नार्थक। और किसका अध्ययन करते हैं भाई इसमें? समश्रुत भिन्नार्थक के अतिरिक्त इस शब्द विभाग में और किसका अध्ययन करते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, और किसका अध्ययन करेंगे हम लोग यहां पे भाई? तो अनेकार्थी शब्द, और किसका अध्ययन करेंगे? तो यहीं पे हम लोग समास का भी अध्ययन करेंगे। इसके बाद तीसरा विभाग आपने देखा है भाई पद विभाग। कौन सा विभाग? पद विभाग। इस पद विभाग में हम लोग किसका किसका अध्ययन करते हैं? इस कॉलम को हम आगे लेके चलते हैं भाई। तीसरा विभाग आपका कौन सा विभाग है? तीसरा विभाग आपका पद विभाग है। और चौथा विभाग आपका कौन सा है? आप बताएंगे वाक्य। अब पद विभाग में हम लोग अध्ययन किसका करेंगे मेरे प्यारे दोस्त? हम संज्ञा का अध्ययन करेंगे। संज्ञा एक विकारी शब्द होता है। इसमें विकार किसके कारण से होता है? तो आप बताएंगे इसमें विकार 3 कारणों से होता है। तो 3 कारण कौन कौन से होते हैं? तो आप बताएंगे एक कारण आपका लिंग है, दूसरा कारण आपका वचन है, तीसरा कारण आपका कारक है। कौन कौन से भैया? तो लिंग, वचन और कारक।
ये 3 कारण से इसमें विकार होता है। तो जहां पे हम लोग संज्ञा पढ़ेंगे वहीं इनके तीनों पॉइंट को पढ़ेंगे, लिंग, वचन और कारक। दूसरे पॉइंट पे आपका नंबर आता है सर्वनाम, तीसरे नंबर पे आता है क्रिया। पद विभाग में तीसरे नंबर पे क्या आता है? क्रिया। चौथे नंबर पे आपका आता है विशेषण और 5वें नंबर पे आपका आता है अव्यय। तो मेरे दोस्त जहां पे हम क्रिया पढ़ेंगे, इसी क्रिया से संबंधित 2 टॉपिक आपके और आते हैं। एक को हम कहते हैं काल और दूसरा है आपका वाच्य। काल और वाच्य कहां पे हम पढ़ते हैं? तो इसी क्रिया वाले टॉपिक में पढ़ते हैं। इसके बाद नंबर आता है आपका अव्यय। अव्यय के कितने भेद होते हैं मेरे दोस्त? तो आपका आंसर होगा 4 भेद। कितने भेद? तो 4 भेद। ये 4 भेद कौन कौन से हैं? तो एक है आपका क्रिया विशेषण। क्या है मेरे बच्चों? क्रिया विशेषण। दूसरा क्या है आप बताएंगे? दूसरा आपका है संबंध बोधक। तीसरा क्या है तो आप बताएंगे समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। और चौथा क्या है तो आपका आंसर होगा यहां पे विस्मयादि बोधक। क्या होगा मेरे बच्चे? विस्मयादि बोधक। और स्टार बना के एक टॉपिक यहां पे आप नोट करेंगे, निपात। यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आपको जानना है। अब वाक्य विभाग के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे? तो आप बताएंगे एक तो रचना के आधार पर वाक्य, रचना के आधार पर वाक्य। दूसरा है अर्थ के आधार पर वाक्य, अर्थ के आधार पर वाक्य। तीसरा पॉइंट यहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? विराम चिन्ह। और चौथा पॉइंट आपका क्या है? मुहावरा और लोकोक्ति। अगर हम इतना अध्ययन कर लेते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आपका एक भी क्वेश्चन यूपीपी में छूटने वाला नहीं। तो ईमानदारी से ये जो आपको पूरा का पूरा सिलेबस हमने दिया है, इसे आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। और हर सेक्शन से लगभग आपका क्वेश्चन बनता है, और हर सेक्शन से क्वेश्चन बनता है तो हर सेक्शन को आपको पढ़ना भी जरूरी है। पढ़े रहेंगे आपका काम हो जाएगा। अगले पॉइंट पे आएंगे हम लोग। बिना देर किए हुए ये सारी चीजें देखने के बाद हम अपने सिलेबस पे आते हैं। जो आपका पहला पॉइंट था उस पहले पॉइंट पे आते हैं। पहला सेगमेंट आपका किसका था? व्याकरण का, जो सबसे ज्यादा लेंदी है भाई, सबसे ज्यादा क्वेश्चन या अंक आपका निर्धारण करता है। यहां से सारे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आते हैं। तो सबसे पहले इसी सेगमेंट को हम लोग शुरू करेंगे। किस सेगमेंट को भैया? व्याकरण के सेगमेंट को सबसे पहले शुरू करेंगे। तो व्याकरण का सेगमेंट जो हमारा शुरू हो रहा है भैया, तो यहां पे सबसे पहले हम इसी व्याकरण शब्द से शुरुआत कर देते हैं। किससे शुरुआत करते हैं भाई? व्याकरण से शुरुआत करते हैं। हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण। अगर विदेशी की बात की जाए, हिंदी व्याकरण लिखने वाला अगर विदेशी की बात की जाए, जॉन जोशुआ केटलर, विदेशी हिंदी का जो व्याकरण लिखने वाला पहला व्यक्ति था, पहला लेखक था, वो कौन था? जॉन जोशुआ केटलर था।
और लेकिन अगर हिंदी व्याकरण का पितामह, हिंदी व्याकरण का पितामह किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तब आपका प्रश्न क्या होगा? तब आपका प्रश्न है हिंदी व्याकरण का पितामह किसे कहा जाता है। अगर विदेशी की बात करते हैं तो विदेश में विदेशी कोई अगर है तो जॉन जोशुआ केटलर है, पहली बार व्याकरण लिखता है। लेकिन अगर हिंदी व्याकरण का पितामह पूछ लिया जाता है, हिंदी का व्याकरण सर्वप्रथम लिखने वाला कौन है, तो आप किसका नाम यहां लेके आएंगे? तब आपके सामने एक आंसर होगा यहां दामोदर शर्मा। क्या नाम होगा भाई? दामोदर शर्मा। इनकी रचना का नाम है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। क्या है मेरे बच्चे? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये इनकी रचना है। किस पर लिखी गई है? व्याकरण पर लिखी गई है। लेकिन अगर ऐसे पूछा जाता है तो हिंदी व्याकरण का जन्मदाता किसे माना जाता है या पितामह किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे दामोदर शर्मा को। लेकिन बहुत सारे विद्वान किसको मानते हैं भैया? कामता प्रसाद गुरु को। किसे मानते हैं? कामता प्रसाद गुरु को मानते हैं। तो भैया ये कामता प्रसाद गुरु भी आप याद रखिएगा। अगर आपके विकल्प में दामोदर शर्मा जी नहीं होंगे तब किसे लगा देंगे आप? कामता प्रसाद गुरु को लगा देंगे। लेकिन अगर दामोदर शर्मा दिया है विकल्प में और कामता प्रसाद गुरु भी दिए गए हैं तो आपका आंसर होगा वहां पे दामोदर शर्मा। दूसरा प्रश्न यहां आता, ये हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है? तेजी से कमेंट करके हमारे बच्चे बताएंगे हिंदी किस भाषा का शब्द है। तेजी से हमारे बच्चों का आंसर यहां आना चाहिए। हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो आपका जो यहाँ पे उत्तर होगा मेरे दोस्तों, किस भाषा का शब्द है, तो आपका उत्तर होगा हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। दूसरा प्रश्न यहां बनता है, प्रश्न नंबर 2 आपका जो बनता है वो क्या बनता है? हिंदी का नामकरण। हिंदी का नामकरण किस देश के वासियों ने किया? किस देश के वासियों ने किया? किस देश के वासियों ने किया? तो यहां पे जो आपका आंसर होगा मेरे बच्चे वो क्या होगा? तो आपका यहां पे जो उत्तर आएगा मेरे बच्चों वो होगा आपका ईरानियों ने किया। किसने किया मेरे दोस्त? ईरानियों ने किया। किसने किया भाई? तो आपका आंसर होगा ईरानियों ने किया। अब यहां से ये आपके यूपीपी में बना हुआ क्वेश्चन है। इस बार जो एग्जाम हुआ है जिसका री एग्जाम आप लोग देंगे उस एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो आप बताएंगे वहां पे फारसी भाषा का शब्द है। अगले पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं भाई। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, व्याकरण की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भाई? व्याकरण की अगर हम बात करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त याद रखिएगा यहां से 4 प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। कितना प्रश्न बन सकता है? 4 प्रश्न यहां से बन सकता है। एक तो आपसे पूछ सकता है व्याकरण का अर्थ। क्या पूछ सकता है मेरे दोस्त? व्याकरण का अर्थ पूछ सकता है। दूसरा क्या पूछ सकता है? व्याकरण शब्द में संधि। व्याकरण शब्द में संधि। तीसरा व्याकरण शब्द में उपसर्ग।
और चौथा, व्याकरण शब्द में मूल शब्द क्या है। ये 4 प्रश्न आपसे बन सकते हैं। कितने प्रश्न बन सकते हैं भाई? 4 प्रश्न बन सकते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर, दूसरे प्रश्न का उत्तर और तीसरे प्रश्न का उत्तर और चौथे प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकते हो मेरे दोस्त। अगर अर्थ की बात करते हैं तो यहाँ याद रखिएगा, अर्थ में आप लिखेंगे टुकड़े करना। क्या लिखेंगे? टुकड़े करना। इसी को हम और क्या कहते हैं? अलग करना। और क्या कहते हैं? पृथक करना। और क्या कहते हैं? तो भली भांति समझना। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? भली भांति समझना। व्याकरण शब्द में संधि की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सी संधि है? तो आप बताएंगे यण संधि है। कौन सी संधि है भाई? यण संधि है। उपसर्ग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2 उपसर्ग हैं, एक उपसर्ग बी है, दूसरा उपसर्ग क्या है? आ है। अगर मूल शब्द की बात करते हैं तो मूल शब्द हमारा क्या है? करण है। और इस करण का अर्थ क्या होता है? तो आप बताएंगे साधन होता है। क्या होता है मेरे बच्चे? साधन होता है। अगले पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं, व्याकरण की बात। हम व्याकरण में सबसे पहले किसका अध्ययन करने वाले हैं? तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक बन के आएगा वो कौन सा होगा? वर्णमाला। क्या बनेगा भाई? वर्णमाला। इस वर्णमाला को हम और किसी नाम से जानते हैं क्या मेरे दोस्त? तो आप बताएंगे हाँ सर, इसे हम वर्ण विचार भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? वर्ण विचार भी कहते हैं। अगर इस वर्णमाला शब्द को 2 भाग में तोड़ दें, हम कितने भाग में तोड़ दें? वर्णमाला शब्द को 2 भाग में तोड़ दें तो एक शब्द हमें क्या मिल जाएगा मेरे दोस्त? तो वर्ण मिल जाएगा। और दूसरा शब्द क्या मिल जाएगा? माला मिल जाएगा। अब अगर आपसे कोई पूछे इस माला का अर्थ क्या होता है, माला का अर्थ क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तेजी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं माला का अर्थ क्या होता है। तो आपका आंसर होगा पंक्ति या कतार। क्या होगा भाई? माला का अर्थ होता है पंक्ति या कतार। किसकी पंक्ति या किसकी कतार? अब प्रश्न यहां आता है किसकी पंक्ति या किसकी कतार। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां याद रखिएगा, वर्णों की पंक्ति। किसकी पंक्ति? वर्णों की पंक्ति या वर्णों की कतार को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की पंक्ति या वर्णों की कतार को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अगर हम परिभाषित करना चाहें, इसको क्या करना चाहें, अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो परिभाषा के रूप में क्या लिखोगे? ध्वनियों या वर्णों का व्यवस्थित, ध्वनियों या वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला कहलाता है। इसे ही हम वर्ण विचार भी कहते हैं। इसे ही हम वर्ण विचार भी कहते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्त आपको परिभाषा भी दे दिया, इस शब्द को भी तोड़ के दे दिया। इसके बाद हम लोग नंबर हमारा कहाँ आता है? यहाँ देखो क्या लिखा गया है, वर्ण लिखा गया है। क्या लिखा गया है मेरे दोस्त? वर्ण लिखा गया है। जब हम वर्ण की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भाई? वर्ण की बात करते हैं। तो हिंदी भाषा में वर्ण कितने होते हैं? हिंदी भाषा में वर्ण कितने होते हैं? तो आपका आंसर होगा हिंदी भाषा में 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। दूसरा प्रश्न यहां बनता है, वर्ण के प्रकार।
अगर आपसे पूछा जाए वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर होगा वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त? वर्ण आपके 2 प्रकार के होते हैं। इन 2 प्रकारों की जब हम बात करते हैं तो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो आपका आंसर होगा स्वर और व्यंजन। क्या होगा मेरे दोस्त? स्वर और व्यंजन। अब दूसरा प्रश्न यहां बनता है, स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो आपका आंसर होगा स्वरों की संख्या 11 होती है। अब दूसरा प्रश्न यहां आएगा, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो आपका यहां पे आंसर होगा व्यंजनों की संख्या 41 होती है। हम उम्मीद करेंगे हमारे बच्चों को ये चीजें समझ में आ रही हैं। वर्ण पूछेगा तो आपके 52, वर्ण के प्रकार पूछेगा तो आपके 2, स्वरों की संख्या पूछेगा तो 11, व्यंजनों की संख्या पूछेगा तो 41। अब स्वर का अगर दूसरा नाम पूछेगा या व्यंजन का दूसरा नाम पूछेगा तब क्या बताओगे? स्वर का अगर दूसरा नाम पूछेगा तो आपका आंसर होगा स्वर का दूसरा नाम अच है, और व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा व्यंजन का दूसरा नाम हल है। इसे अच और हल क्यों कहा जाता है? अच आपका एक प्रत्याहार होता है, इस प्रत्याहार में सभी स्वर समाहित होते हैं, इसलिए स्वर को हम अच के नाम से जानते हैं, या अपर नाम कह सकते हो या दूसरा नाम कह सकते हो। स्वर का अपर नाम क्या है या दूसरा नाम क्या है? तो आप बताएंगे अच है। व्यंजन का दूसरा नाम या अपर नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा हल है। अब दूसरा पॉइंट यहां बनता है, स्वरों की संख्या आपकी कितनी होती है? 11 होती है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, हम अगर जब स्वर के प्रकार की बात करते हैं तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका आंसर होगा स्वर 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो आपका आंसर होगा मेरे बच्चे यहां स्वर 2 प्रकार के कौन कौन से हैं में, एक को हम कहते हैं हर्षस्वर। कौन सा स्वर कहते हैं? आप बताएंगे। एक को हम कहते हैं हर्षस्वर और दूसरे को हम क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर मेरे बच्चों? दीर्घ स्वर। अब प्रश्न आता है हर्षस्वर की संख्या कितनी होती है? तो आप बताएंगे हर्षस्वर की संख्या आपकी 4 होती है। स्वरों की कुल संख्या कितनी है आपकी? भाई 11 है। अगर 11 से 4 घटा दोगे तो कितना मिल जाएगा? तो आप बताओगे 7। तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी मिली आपको? 7 मिल गई। हर्ष स्वर की संख्या कितनी मिल गई? 4 मिल गई। इस हर्ष स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? तो आपका आंसर होगा आ आता है, ई आता है, री आता है और ऊ आता है। आ, ई, री और ऊ आता है। और अगर हम दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? तो आपका जो आंसर होगा मेरे बच्चों कौन सा होगा? यहां देखो, आ धन आ बराबर क्या हो जाएगा आपका? दीर्घ आ हो जाएगा। ई धन ई बराबर आपका क्या हो जाएगा? दीर्घ ई हो जाएगा। उ धन उ बराबर आपका क्या हो जाएगा? दीर्घ उ हो जाएगा। आ धन ई बराबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आ धन ई बराबर आपका क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। आ धन उ बराबर आपका क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। आ धन ओ बराबर आपका क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे औ हो जाएगा। आपके 7 स्वर इधर मिल गए, 4 स्वर इधर मिल गए। 7 और 4 को जोड़ दोगे मेरे बच्चों तो आपको 11 स्वर प्राप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त अब दूसरा प्रश्न यहां आता है, हर्ष स्वर को क्या किसी और नाम से भी जाना जाता है? तो हमारे बच्चों का आंसर होगा हर्ष स्वर को हम और किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे इसे अक्षर स्वर भी कहते हैं। और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे इसे नैसर्गिक स्वर भी कहते हैं।
कौन सा स्वर कहते हैं भाई? नैसर्गिक स्वर भी कहते हैं। इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा इसे लघु स्वर भी कहते हैं। इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे इसे मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं? तो आपका आंसर होगा इसे अखंडित स्वर भी कहते हैं। कौन सा स्वर कहते हैं भाई? अखंडित स्वर भी कहते हैं। तो ये तो रहा आपके स्वर के विषय में बेटा। स्वर के प्रकार, स्वर आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर को किन किन नामों से जाना गया? अक्षर स्वर, नैसर्गिक स्वर, लघु स्वर, एकमात्रिक स्वर, मूल स्वर, अखंडित स्वर। अक्षर स्वर इसे क्यों कहा गया? क्योंकि आ में यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आपके अक्षरों में कोई परिवर्तन नहीं होता। नैसर्गिक इसलिए कहा गया है भाई, इसकी रचना जो होती है स्वतः से हुई है, इसमें कोई मिला के नहीं बना है। इसे लघु स्वर क्यों कहा जाता है? इसकी अपेक्षा ये छोटे हैं, इसलिए इसे इन्हें लघु स्वर कहा गया। इसे एक मात्रिक स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? एक मात्रिक स्वर कहा गया। इन्हें मूल स्वर क्यों कहा गया? क्योंकि इन्हीं स्वरों से अन्य स्वरों का निर्माण होता है, इसलिए इसे हम मूल स्वर कहते हैं। और अखंडित की अगर हम बात करते हैं तो इनका खंड नहीं होता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अखंडित स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे बच्चे? अखंडित स्वर कहा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक बनता है, मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा, मूल स्वरों की जब संख्या की हम बात करेंगे तो मूल स्वर आपके 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। लेकिन अगर पूछ लिया मूल स्वरों की बात नहीं करता है, अगर स्वर में मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो मेरे बच्चे जल्दी से आंसर करके बताओ, स्वर में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तब तक हम दीर्घ स्वर का नाम लिख रहे हैं। दीर्घ स्वर को और किस नाम से जाना जाता है? अगर उसको आपने क्या कहा? नैसर्गिक कहा है, तो इसकी तो आपने रचना किया है, तो इसे क्या कहोगे भाई? कृत्रिम स्वर कहेंगे। कौन सा स्वर कहेंगे? कृत्रिम स्वर कहेंगे। उसको आपने लघु स्वर कहा है, तो इसे आप क्या बताओगे? इसे आप गुरु स्वर कहोगे। कौन सा स्वर कहोगे भाई? गुरु स्वर कहोगे। उसको एक मात्रिक कहा है भैया, तो इसे क्या कहोगे? तो आपका आंसर होगा द्विमात्रिक स्वर। कौन सा स्वर? द्विमात्रिक स्वर। उसको आपने अखंडित स्वर कहा है, इसको क्या कहोगे? खंडित स्वर। और इसे किस नाम से जाना जाता है मेरे बच्चों? तो आपका आंसर होगा इसे संधि स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? संधि स्वर भी कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वर में अगर हम मात्रा की बात करते हैं तो स्वर में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो आपका आंसर होगा स्वर में मात्राओं की संख्या 10 होती है। औ की ये देख लो मात्रा भाई, औ की मात्रा है, ए ओ की मात्रा है, ए ऐ की मात्रा है, और ए की मात्रा है, ए उ की मात्रा है, ए ई की मात्रा है, ए आ की मात्रा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे देखो भाई, ए उ की मात्रा है, ये आपकी री की मात्रा है, ये आपकी किसकी मात्रा है भाई? ई की मात्रा है, और यहाँ पे क्रॉस लगा लो। इसे हम क्या कहते हैं? अमात्रिक स्वर कहते हैं। कैसा स्वर कहते हैं? अमात्रिक स्वर कहते हैं। इस स्वर की मात्रा नहीं होती है, इसलिए स्वर में अगर मात्राओं की संख्या पूछी जाएगी तो स्वर में मात्राओं की संख्या, स्वर में मात्राओं की संख्या अगर पूछी जाएगी, मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर होगा स्वर में मात्राओं की संख्या 10 होती है। किसकी मात्रा नहीं होती? तो आप बताएंगे आ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? अमात्रिक स्वर कहते हैं। या इसी का दूसरा नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा उदासीन स्वर। कौन सा स्वर मेरे बच्चे? उदासीन स्वर। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक कुछ आपके कॉन्सेप्ट थे स्वर से संबंधित। इसी तरह से जब हम क्वेश्चन के माध्यम से आपकी क्लास को प्रारंभ करेंगे
जब क्वेश्चन लेके आ रहे हैं कल से, तो याद रखिएगा उन्हीं क्वेश्चनों में, ये जैसे आपसे क्वेश्चन बना है स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है, तो यहीं पे 11 स्वर हम दिखा देंगे आपको। और इसमें आपको वहीं पे बता देंगे मूल स्वर कौन कौन से हैं और आपके दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। उसी क्वेश्चन के माध्यम से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी हम आपको बताते चलेंगे। आपकी वहां पे थ्योरी भी हो जाएगी और वहां पे आपका अभ्यास भी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी बहन, जो भी बच्चे यूपीपी से संबंधित हमारे बच्चे हैं और जो आपके साथी हैं, उन सभी साथियों को आप अपने इस चैनल पर जोड़ लीजिए और बहुत दमदार कंटेंट के साथ आपकी पढ़ाई हो रही है मेरे बच्चों। रिजल्ट मित्रा परिवार ही ऐसा परिवार है कि जहां कंटेंट के दम पे सारी चीजें हैं। हम वो कंटेंट आपको फ्री में दे रहे हैं मेरे बच्चों। वो मेरा ऐसा चैनल है कि कंटेंट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा है, कुछ भी लिया नहीं जा रहा है। आपसे केवल 2 चीजें मांगी जाती हैं, एक तो शेयर कर दो भैया, दूसरा सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलती रहे कौन सी क्लास कब होने वाली है। और कुल मिला के हमारे दोनों चैनलों पे कम से कम आपको 15 से 20 क्लासेस फ्री में मिल रही हैं पर डे। दोनों चैनलों को मिला दिया जाए तो 15 से 20 क्लासेज आपको पर डे फ्री मिल रही हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस संदेश को पहुंचाओ मेरे बच्चों। इस जमाने में भी एक ऐसा चैनल है रिजल्ट मित्रा परिवार का, जो कि आपको फ्री में सारे कंटेंट दे रहा है, कंटेंट के साथ क्वेश्चन भी करा रहा है, अभ्यास भी करा रहा है। कहीं भी आप जाना नहीं है आपको भाई, अगर ईमानदारी से पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन तय है। तो मेरे प्यारे दोस्त, यूपीपी में जो 38 क्वेश्चन या 37 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई है हिंदी सेगमेंट के लिए, और उसका निर्वाह मैं एकदम करने के लिए तैयार हूं। आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा दिलाने का प्रयास करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। बस ईमानदारी से आप क्लास को मिस नहीं करेंगे। कहते हैं हिंदी ही तो है भाई, आपकी मातृभाषा है, लेकिन कह दोगे तो 90% लोग की बात कर रहा हूं, इससे ज्यादा की भी बात कर सकता हूं, लेकिन 90% लोग शुद्ध ना तो बोल पाते हैं ना ही लिख पाते हैं। आपकी मातृभाषा होते हुए भी 90% लोग इसको अशुद्ध लिखते हैं और अशुद्ध बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि अगर जब एग्जामिनर जो 10% शुद्ध वाला होगा, वो अगर क्वेश्चन दे रहा है तो कैसा देगा आपको मेरे दोस्त। तो इसलिए भैया हम आपका समय नहीं ले जाएंगे, समय नहीं गंवाएंगे, कम समय में ज्यादा देंगे आपको। हमें दीजिए इजाजत आज के लिए, बाकी हम मिलते हैं कल। थैंक यू, धन्यवाद।